हेलो बच्चों, ट्वेल्थ केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, रेडियस आर एंड एज ए। यानी कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, यानी कोई भी दो जो एटम होंगे, जो दो स्फीयर होंगे, इनके बीच की जो कम से कम दूरी है वो उसको हम डी से डिनोट करेंगे। जो क्यूबिक सिस्टम की जो एज लेंथ होगी उसको ए से डिनोट करेंगे, और जो स्फीयर यूज होगा वहाँ पे उसकी रेडियस आर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है डी के बीच में, आर के बीच में और ए के बीच में। किसके लिए? जब सिस्टम यानी कि क्रिस्टल कौन सा दे रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको दे रखी हो। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक वो यूनिट सेल होगी जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो कोने के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे भाई, यानी केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई इन तीनों के बीच में रिलेशन? इसका एक ओवरव्यू बना देता हूँ मैं कि देखने से ऊपर से जब हम दिखेंगे तो ये जो कॉर्नर्स वाले एटम हैं, कॉर्नर वाले एटम होंगे ये आपके। ठीक है, किसी एक कोई एक फेस ले लेता हूँ, चाहे सामने वाला ले लो चाहे ऊपर वाला। ये मान लीजिए ऊपर वाला ले रहा हूँ तो ये 4 एटम होंगे आपके, स्फीयर होंगे। ठीक है, ये उनका सेंटर हो गया। मैं मान के चलता हूँ लेट द एज लेंथ किसके बराबर होगी भाई? हमने कितनी ले ली भाई? किसी भी क्यूबिक सिस्टम के अंदर, किसी भी क्यूब के अंदर जो उसकी एज होगी वो क्या होगी आपकी? ए ले ली हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी होगी भाई? आर। भाई कोई भी एक स्फीयर ले लिया हमने, उसकी रेडियस क्या ले ली हमने? आर ले ली। एज लेंथ कितनी ले ली? ए ले ली। अब जो कोई भी दो, मान लीजिए आप एटम ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये 2 एटम ले लिए, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, यानी जो सबसे नज़दीक जो एटम है भाई, कौन सी भी ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कौन सी भी ले लो, चारों के चारों क्या इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कॉर्नर वाले ले रखे हैं। तो वो हमने डिस्टेंस क्या ले ली भाई? डी ले ली। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, कोई भी 2 नियरेस्ट एटम ले लिए हमने नज़दीक, उनके बीच की डिस्टेंस क्या ले ली? डी। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी? ए नहीं है भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक क्यूब की साइड ही तो होगी ना, यानी एक ये एटम ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, ये क्या है आपकी? ए ही तो होगी। ठीक है, ये होगी आपकी ए। किसके बराबर होगी ए? देखो ये ए किसके बराबर होगी? आर तो ये है और आर ये है, एक आर ये और एक आर ये। कितने आर हो गए? 2 आर। यानी ए किसके बराबर आ गई? 2 आर के। ए किसके बराबर आ गई? 2 आर के। अब देखो अगर मैं यहाँ से डी निकालूँ, डी क्या है? कोई भी 2 एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब ये 2 एटम हो गए ना, ये 2 एटम, इनके बीच में तो कोई और एटम है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? वो आपकी हमने डी ले रखी है। इसका मतलब डी किसके बराबर? ए के बराबर होगी ना। डी क्या है? किन्हीं भी 2 एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये 2 एटम होगी कॉर्नर वाले, इनके बीच में कोई एटम है ही नहीं दूसरा, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डी। और यही क्या है आपकी? एज लेंथ है भाई। और ये किसके बराबर होंगी? टोटल रेडियस कितनी होगी? 1 आर ये और 1 आर ये, टोटल 2 आर होगी। तो यहाँ से अगर मैं ए और आर के बीच में रिलेशन निकालूँ तो ए तो होगा आपका 2 आर, यानी मैं लिख सकता हूँ आर किसके बराबर होगा? a/2। अगर डी के रेस्पेक्ट में निकालूँ तो डी किसके बराबर हो गया? एक तो ए के बराबर हो गया, दूसरा अगर यहाँ देखूँ डी किसके बराबर है? 2 आर के, तो आर किसके बराबर हो जाएगा? d/2।
तो ये मत सोचना कि ये इतना क्या आ गया, अब अलग अलग लिख दिए। क्या रिलेशन होगा ए और आर के बीच में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए? क्या रिलेशन होगा? आर किसके बराबर होगी? a/2 के। या मैं लिख सकता हूँ कि ए है ना वो किसके बराबर होगी? किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर उसकी जो एज लेंथ होगी वो एज लेंथ किसके बराबर होगी? 2r के बराबर। मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर होगी? 2r के बराबर। ठीक है, समझ आ गई? तो ये निकालना जरूरी नहीं है, यहाँ तक रख सकते हो। अगर ये रिलेशन पता चल गया ना इतना कि d किसके बराबर होगा? 1r किसके बराबर होगा? 2r के। तो यहाँ से अगर आपको d की फॉर्म में 1r के बारे में पूछा जाए तो r किसके बराबर होगा? d/2। अगर a के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो r को यहाँ रख लो, a को नीचे ले, 2 को इसके a के नीचे ले जाओ। समझ आ गई? तो अगर किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूछा जाए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाओ। क्या होगा? एक चारों के चारों एक कोई एक फेस ले लेना, चारों के चारों एटम कॉर्नर वाले ले लेने हैं। चारों के चारों एक दूसरे को टच करेंगे। चारों के चारों अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच की एज लेंथ हमने जो एज लेंथ है वो a ले ली, रेडियस ऑफ स्फीयर हमने r ले ली, और किन्हीं भी दो नज़दीक के जो स्फीयर हैं एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने d। ये रिलेशन यहाँ से निकल गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। अब हम बात करते हैं भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कि डी आर और ए के बीच में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या रिलेशन होगा। तो देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगी कि एक वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे साथ में कहाँ पे मिलेंगे? फेस के सेंटर पे। हर एक फेस जो होगा उसके सेंटर पे मिलेंगे। हमने एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले ली और हमने एक ऊपर वाला फेस ले लिया और ऊपर वाले फेस के सेंटर में हमने क्या रख दिया भाई? एक पार्टिकल रख दिया। ये समझ आ गई? एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले ली और ये तो बाकी तो कॉर्नर वाले एटम हो गए, और ऊपर वाले फेस के ऊपर हमने एक बीच में फेस के ऊपर हमने क्या रख दिया भाई? एक स्फीयर रख दिया। इसका जो डायग्राम बनेगा ऊपर से देखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा भाई। ये तो होंगे कॉर्नर वाले एटम, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है ये, और एक यहां बनेगा। ये तीनों तो कॉर्नर वाले हैं। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी, और ये जो एटम है ये रह गया आपका बीच वाला। तीनों को मैंने मिला दिया। कुछ ऊपर से देखने से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ फिर वही चीज़ एज लेंथ किसके बराबर होगी भाई? एज लेंथ हमने ले ली a। ठीक है, डिस्टेंस हमने ले ली वो d, और रेडियस हमने क्या ले ली भाई? r। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये जो a और c है, a और b है आपका, ये इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। a और b है ना, ये क्या आपका, सॉरी ये सी है भाई, यहाँ ये सी है और ये बी है। ए सी क्या आपका बॉडी डायगोनल है भाई, बॉडी डायगोनल। अब यहाँ देखो, ये अगर हम ट्राइंगल ले लें ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो ए सी होगा आपका, ए सी यानी ये क्या हो गया आपका बॉडी डायगोनल है। ए सी किसके बराबर होगा भाई? ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर और का अंडर रूट। ए सी किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी क्या है भाई? ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, सारी सारी एज लेंथ है। ए बी किसके बराबर है? ए बी ए के बराबर, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। बी सी किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। किसके बराबर आ गया? 2a स्क्वायर का रूट किसके बराबर गया? रूट 2a। यानी ए सी किसके बराबर आ गया भाई? रूट 2a। ये चीज़ ध्यान रखिए। एक तो ए सी की वैल्यू आई है रूट 2a। अब यहाँ से निकालेंगे हम d की वैल्यू।
डी किसके बराबर होगी, डी का मतलब है दो कोई भी एटम होंगे उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, कोई दो स्फीयर है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये पूरे की पूरी आपकी कितनी है, √2 a है, ये पूरी √2 है। ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल बीच में है आपका, कहाँ पे, ये बीच में। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डी का मतलब है कोई भी दो स्फीयर उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मैंने ये दो स्फीयर ले लिए या ये दो स्फीयर, कोई भी दो स्फीयर ले लो, ये मान लीजिए ये दूरी ले ली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वही कहलाएगी आपकी डी। ध्यान से देखना, ये पूरी आपकी √2a है, पूरी AC है ना, वो पूरी √2a है, लेकिन आपको निकालनी क्या है, डी निकालनी है। डी कैसे निकलेगी, इन तीनों में से कोई दो एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ले लो। तो हमने ये दो एटम ले लिए, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमने डी ले ली, और वो डी किसके बराबर हो जाएगी, AC के आधी नहीं हो जाओगी भाई। ये A और C के बीच की दूरी अगर 5 मीटर है तो ये पॉइंट बीच में है बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5/2 नहीं हो जाएगी, 5 की आधी नहीं होगी। तो वैसे यहाँ AC है, AC की वैल्यू आ गई √2a, तो D किसके बराबर आ जाएगा, D आओगा भाई आपका AC/2, और AC की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, √2a, डिवाइड में क्या कर दोगे 2, इस 2 को मैं क्या लिख लूँगा, √2 × √2, दोनों के गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 यहाँ पे पड़े हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। यानी D की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, a/√2। एक ये रिलेशन ध्यान रखना, क्या कह रहा हूँ मैं, जब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात आ रही हो, D के और A के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो D किसके बराबर होती है, a/√2 के। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे R किसके बराबर होता है भाई, पहले हमने पढ़ा था, पहले वाले में हमने क्या किया था, A किसके बराबर था, 2R के, A बराबर है D बराबर है 2R, यहाँ से निकाला था हमने। अगर मैं D की R की वैल्यू निकालना चाहूँ किसके बराबर होगी, D/2, R किसके बराबर होगी, D/2। भाई R की वैल्यू D/2 है, तो D की वैल्यू कितनी निकाली हमने, D की वैल्यू कितनी है, A, R किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी यहाँ A की टर्म में निकालनी है भाई। अगर यहाँ भी रखना चाहो ना तो R की वैल्यू D की फॉर्म में कितनी आ जाएगी, D की जगह क्या रखेंगे, D की जगह ये वैल्यू रख देंगे, a/√2, और 2 कौन पड़ा बाहर। अगर A की फॉर्म में पूछी जाए तो A और R के बीच में तो ये रिलेशन है, R किसके बराबर होगा, a/2√2। ठीक है, अगर D की फॉर्म में पूछा जाए R, तो यहाँ देखो D किसके बराबर है, a/√2, D किसके बराबर, a/√2, और A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी 2R। भाई यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ रही है, 2R, तो A की जगह रख देंगे 2R डिवाइड में √2, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2R। तो जब भी आपको कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना हो, कुछ नहीं करना, ये तो कितने ही निकालते जाओ, A कहाँ से निकाल लो, D कहाँ से निकाल लो, मेन चीज़ें यहाँ तक थी आपकी। AC आपकी यहाँ आ गई √2a, D यहाँ से आ गया। अब यहाँ से अगर A और D के बीच में रिलेशन पूछा है तो यहीं रख दो, इसको यहीं छोड़ दो। अगर R के बीच में और D के बीच में पूछा है तो A की जगह 2R रख दो, और A के बारे में A के बीच में और R के बीच में पूछा है तो D की जगह 2R रख दो। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखना। करना क्या है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लेनी है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। हमने AC निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। उसके बाद क्या होगा कि D निकालने का तरीका क्या है कि जो आपकी पूरी AC आई है, पूरी की पूरी जो बॉडी डायगोनल आया उसका अगर हमने हाफ कर दिया तो वो आ जाएगी आपकी AC, यानी D निकल आएगी। और D किसके बराबर हो, AC/2, और AC की वैल्यू आपने निकाल रखी है। तो AC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सॉरी D की वैल्यू कितने किसके बराबर आ गई, AC/2, और AC की वैल्यू हमने निकाल रखी है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। यहाँ से इसके बाद आगे आप कहीं पे भी लेके चले जाओ इसको, ए पूछ, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिलेशन याद रख लेना। इसके बाद अगर इन दोनों के बीच में पूछा जाए तो ये सही है। अगर D और R के बीच में पूछा जाए तो यहाँ A की जगह 2R रख देना, और A और 2R के बीच में पूछा जाए तो D की जगह 2R रख देना।
ठीक है, केवल वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, इसके बाद कहीं भी लेके जा सकते हो आप इसको, और लगभग सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी आर एंड ए बिट फॉर ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम ज्ञात करेंगे भाई इन तीनों के बीच में रिलेशन, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पता होना चाहिए होती क्या है, कि जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ सेंटर ऑफ द बॉडी, जो क्यूब आपने या यूनिट सेल ले रखी है उस यूनिट सेल के बीच में मिलेगा भाई आपको। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। देखो ये तो ऊपर वाले फेस कॉर्नर वाले हो गए और ये नीचे कॉर्नर वाले हो गए एटम। ये एक एटम है भाई जो पूरे की पूरी यूनिट सेल के बीच में है। ठीक है, ये जो C और D है, C और D यहाँ पे होगा आपका बॉडी डायगोनल, और ये A और C है ना, ये होगा आपका फेस डायगोनल, फेस डायगोनल AC। ठीक है, पिछले वाले में शायद गलती से आपको बॉडी डायगोनल बता दिया होगा, उसके अंदर जो ये जो आएगा ना, किन्हीं भी कोई भी आपके पास फेसिस है उसके अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से जो डायगोनल बनता है, जो डायगोनल बनेगा दोनों अपोजिट कॉर्नर को मिलाने पे वो फेस डायगोनल कहलाएगा। और मान लीजिए कमरा है, इस कमरे के एक ऊपर वाली जो कोना है उसको अगर मैं सामने वाली दीवार के नीचे वाले के साथ मिला रहा हूँ, ये तो कहलाएगा आपका बॉडी डायगोनल। और फेस डायगोनल क्या होगा, मान लीजिए ये बोर्ड है, इसका फेस डायगोनल क्या होगा, ये अगर इसका एक फेस है ऊपर वाला, तो ये जो कॉर्नर, ये जो डायगोनल होगा ये तो कहलाएगा फेस डायगोनल। और अगर ये क्यूब की फॉर्म में होता है, 3D में होता है, तो शायद इसका बॉडी डायगोनल भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर करना क्या भाई, आपको वही तरीका लगाना है, बस यहाँ ट्रायंगल्स दो बनेंगे। जब हमने पीछे जब वो किया था, हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, आपका नंबर ऑफ एटम निकाले थे, कुछ वैसा ही करना है। देखो तीन चीज़ें हमने पहले ले लेनी है, डिस्टेंस है वो D होगी आपकी, रेडियस R होगी और एज लेंथ A होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें अपनी तरफ से माननी है। अब देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर जो AC होगा, AC देखो ये एज लेंथ A होगी, ये भी A होगी, ये A है। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल बनेगी ABC, ABC के अंदर AC है, हमने पहले भी निकाला था, AC की वैल्यू क्या आई थी भाई, √2a। इन ट्रायंगल एक मैं सीधा निकाल रहा हूँ, निकाल के दिखाना अगर पड़ भी जाए तो एक ट्रायंगल ABC ले लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये A² हो जाएगा, ये A² हो जाएगा, दोनों बन गए 2a² का अगर रूट लेंगे तो √2a बनेगा, वो हो गया आपकी AC की वैल्यू। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं दूसरे, इन ट्रायंगल ACD, ये वाले ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल ACD के अंदर जो CD होगा, CD वो किसके बराबर आएगा, CD डायगोनल हो गया भाई, डायगोनल किसके बराबर आएगा, AC² प्लस में AD²। भाई AC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, तब जाके आपका ये निकलेगा। AC² की वैल्यू किसके बराबर है, और दोनों यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट। AC² की वैल्यू कितनी थी, √2a² प्लस AD किसके बराबर है, A के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका A² का √2a का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2a², ये आपका A² अंडर रूट 2a² प्लस A² किसके बराबर आ गया, 3a²। यानी कि CD की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 3a² का रूट, इसको लिख सकता हूँ √3a। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो CD तो आ गया हमारे पास √3a, लेकिन हमको चाहिए क्या, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कोई भी दो एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस।
यानी ये दो एटम ले लेता हूँ मैं, ये दो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो, तो डी किसके बराबर होता है भाई, यानी यहाँ से अगर मैं डी निकालूँ वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी बाई में 2। भाई पूरे की पूरी √3 है आपकी, 3a है, तो बीच की कितनी रह जाएगी, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी डी होगी, डी किसके बराबर होगी, सी डी बाई में 2। इस पूरी का क्या कर लिया हमने, हाफ कर लिया, तो वो आ जाएगी आपकी डी। सी डी आ गया, सी डी की वैल्यू कितनी है, √3a बाई में 2। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी भाई डी की, यहाँ इसको मैं साफ कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ ये आ गया डी, डी किसके बराबर आ गया, √3a बाई में 2। ठीक है, अब हमें निकालना है आर, आर किसके बराबर होता है भाई, डी बाई 2। तो डी की वैल्यू कितनी है, √3a बाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a बाई में 4। ये था रिलेशन आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ बस थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। जब हमने फेस सेंटर्ड किया था, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनानी है, पहले ए बी सी, ये नीचे वाली ट्रायंगल बनेगी, यहाँ हम फेस डायगोनल यूज़ करेंगे। फेस डायगोनल की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी, ए सी की वैल्यू कितनी आ रही थी, √2a। अब हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमने ये निकाल दिया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी √3a। ये √3 आई आपकी पूरे के पूरे बॉडी डायगोनल की, जिसके अंदर ये जो 3 स्फीयर हैं ये इस प्रकार से टच है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी अगर आपकी सी डी है तो ये बीच वाली कितनी हो जाएगी, आधी करेंगे तो सी डी बाई में 2 हो जाएगी। वही काम हमने यहाँ किया भाई, सी डी की वैल्यू √3a आई है, तो हम अगर यहाँ से डी निकालेंगे, डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी बाई में 2। तो सी डी की वैल्यू हमने रख दी √3a बाई में 2। ये आ गया आपका डी और ए के बीच में रिलेशन। आर की पूछा जाए तो आर होता है आपका डी बाई में 2। तो ये जो डी की वैल्यू आई थी इसको 2 से और डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी आर की। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, आर एंड ए। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन था, चाहे आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दे रखी हो, चाहे आपको सिंपल यूनिट सेल दे रखी हो, और चाहे आपको फेस सेंटर्ड। बस ये जो रिलेशन आ रहे हैं ये रिलेशन ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, तब जाके न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये कर लेने अपनी कॉपी में। अब हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो डेंसिटी पता होना चाहिए आपको होती क्या है। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी आपको चाहे यूनिट सेल दे रखा हो, चाहे सॉल्यूशन दे रखा हो, कोई लिक्विड दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई सॉलिड दे रखा हो, अगर आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, उनका रेशियो निकाल लो, वो आ जाएगी उसकी डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो डेंसिटी निकालनी है आपको किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो पहले एक सिंपल यूनिट सेल बना लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ क्या है भाई, ए, ये भी ए है और ये भी ए है। लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं भाई, क्या कंसीडर करें हम, कंसीडर द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वो क्या ले लिया हमने, ए। कोई क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया हमने और उसकी एज लेंथ कितनी ले ली हमने, ए। अगर यूनिट सेल की एज लेंथ अगर ए है यानी एक साइड ए है तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होगी भाई, ए क्यूब की। क्यूब है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, ए क्यूब। ठीक है, मास निकालना है आपको। मास भाई डेंसिटी तो तभी निकलेगी जब आप उसका मास पता हो यूनिट सेल का और उसकी वॉल्यूम पता हो। वॉल्यूम तो पता चलेगी, मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का अगर आपको मास निकालना है, यूनिट सेल का अगर आपको मास निकालना है तो मास निकालने का तरीका क्या है, मास ऑफ ईच एटम
यानी प्रत्येक एटम का मास कितना है मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ एटम। फार्मूला लिख देता हूँ, डेंसिटी किसके बराबर हो गई है मास बटे वॉल्यूम। आपको चाहिए मास और वॉल्यूम दोनों चाहिए। मास निकालने का तरीका क्या है भाई, पहले वॉल्यूम तो हमने निकाल ली, एज लेंथ कितनी थी ए थी, तो वॉल्यूम आ गई ए क्यूब। आपको निकालना उसका मास, पूरी यूनिट सेल का मास निकालना है। तो अगर हमें ये पता हो कि एक एटम का मास कितना है, वो हमने निकाल लिया, और उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो अगर हमने जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट हैं और हर एक का मास हमें पता है, तो हम उसका जो पूरी यूनिट सेल का मास निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 10 एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास 2 किलोग्राम है, तो टोटल यूनिट सेल का मास कितना होगा, 10 दूनी 20 किलोग्राम नहीं होगा। तो इसका जो टोटल मास होगा यूनिट सेल का किसके बराबर आ गया, मास ऑफ ईच एटम, यानी प्रत्येक एटम का मास कितना है वो मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हो, तो ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 1 था, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 2 थे, और फेस सेंटर्ड के अंदर आपके 4 एटम थे। भाई आपके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे इसके अंदर, 4। ठीक है, तो ये जिसके बारे में पूछा जाए, जिसकी भी डेंसिटी आपसे पूछी जाए, बॉडी सेंटर्ड की पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 गुना में मास ऑफ ईच एटम कर दोगे। एफसीसी की पूछा जाए तो मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाई बाई में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अच्छा मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ ईच एटम, वो किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई, अगर आपको एक एटम का मास निकालना है तो उसका मोलर मास कितना है वो, और एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दो, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका मास ऑफ ईच एटम। अब देखो निकालना क्या था, डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर थी, मास बटे वॉल्यूम। मास किसके बराबर आया, मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आया, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मास ऑफ ईच एटम कितना निकला हमने, मान लीजिए मास ऑफ ईच एटम को डिनोट करेंगे हम, मास ऑफ ईच एटम हमने निकाल लिया। अब इनको ऊपर की तरफ पुट करते जाओ, मास ऑफ ईच एटम हम यहाँ रख देंगे भाई, ये 3 चीज़ निकाल ली। वॉल्यूम हो गया आपका, ये मास निकालने का तरीका क्या है, प्रत्येक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। प्रत्येक एटम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ईच एटम का मास, प्रत्येक एटम का मास निकालना है, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रखा, तो ये किसके बराबर आ गया आपका, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। इसको Na से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं इनको कई जगह तो जेड लिखा जाता है भाई, और कई जगह ई इफेक्टिव लिखा जाता है, ई इफेक्टिव। कई जगह जेड लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम की जगह, कई जगह ई इफेक्टिव लिखा जाता है। ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो ये इसको हटा दो अब यहाँ से, ये आ गया। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह, फार्मूले में मास ऑफ यूनिट सेल की जगह किसको रख देंगे, मोलर मास डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर को Na से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कैपिटल ए आएगा, Na मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसको लिख दिया मैंने जेड से। यहाँ कौन था, ये तो आ गया, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, ए क्यूब। देखो मास ऑफ यूनिट सेल ये आ गया, फार्मूले में रख दिया मास ऑफ यूनिट सेल, इसको भूल जाओ एक बार, ए क्यूब को भूल जाओ, वॉल्यूम को। ये सारा फार्मूला किसका है, ये जो फार्मूला ये किसका है, यहाँ से लिया हमने। ये तो हो गया मास ऑफ यूनिट सेल टोटल, और ये होगी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों का हमने रेशियो ले लिया। ये आ जाएगी आपकी डेंसिटी, और ये आएगी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो
ये सिंपल है, डेंसिटी का रो बोलते हैं इसको। फार्मूला ये है मोलर मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। ठीक है, क्या दे रखा है, कोई यूनिट सेल लेनी है, उसकी एक एज हमने मान ली ए। ठीक है, डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, मास बटे वॉल्यूम। तो आपको मास पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वॉल्यूम निकालेंगे ए क्यूब, वॉल्यूम आ गई, लेकिन मास कैसे निकालें। मास निकालने का फार्मूला क्या है कि एक एटम का मास कितना है वो, और मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, निकाल दिया हमने। अब बात आ गई टोटल नंबर ऑफ एटम का मास, एक एटम का मास कैसे निकालें। एक एटम का मास निकालने का फार्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इनकी वैल्यू पुट कर दो कहाँ, इस फार्मूले के अंदर। जैसे फार्मूले में रखा, ये सिंबल यूज होते हैं भाई। और एवोगैड्रो जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है भाई आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये फार्मूला रहेगा भाई आपका डेंसिटी निकालने का। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है और मास निकालना, बस ध्यान रखना है। लास्ट में ये डिराइव करना आना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे भाई कि मोलर मास, उसका टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो, ये एवोगैड्रो नंबर, और ये उसकी जो एज लेंथ दे रखी है उसका क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगी। ये तरीका है डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल निकालने का। ठीक है, अब इसके बाद इस यूनिट के अंदर दो बड़े टॉपिक रह रहे हैं भाई। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और एक बचा हुआ आपका इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि 2 ही वीडियो बने उनकी। ठीक है, तब तक करते हैं। जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं डेंसिटी के ऊपर, रेडियस रेशो के ऊपर और नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर, वो ट्राई कर लेना बुक से, और अगर कोई डाउट हो तो ले लियो। थैंक यू।